कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं ब्रिजेश कुमार सिंह जनपद देवरिया से आपका इंग्लिश लैंग्वेज टीचर। मैं पिछले 20 वर्षों से अपने इंस्टीट्यूट पायनियर इंग्लिश क्लासेस में अंग्रेजी पढ़ाने का काम करता रहा हूं। और दोस्तों, अब आज के इस वीडियो से मैं कक्षा 10 और 12वीं के अंग्रेजी ग्रामर का प्रत्येक चैप्टर यूपी बोर्ड का नियमित आपको अपलोड करने जा रहा हूं अपने चैनल ब्रिजेश सिंह पायनियर, ब्रिजेश सिंह पायनियर नाम के चैनल पे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आज पहला चैप्टर हम यूपी बोर्ड ग्रामर का क्लास 10 का देखते हैं, जो चैप्टर है सेंटेंस। तो दोस्तों, क्लास 10 यूपी बोर्ड इंग्लिश ग्रामर का पहला लेसन होता है सेंटेंस। सेंटेंस अर्थात वाक्य। हम वाक्य ही लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं। यानी वाक्य का जो डेफिनेशन होता है हिंदी में, शब्दों के अर्थपूर्ण समूह को वाक्य कहते हैं। अंग्रेजी में इसे हम कहते हैं ए ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों को, तो क्या आप शब्द जानते हैं? तो आइए पहले हम शब्द जानते हैं। शब्द क्या होते हैं? तो दोस्तों, शब्द से हमारा आशय अक्षरों के अर्थपूर्ण समूह को, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, ये शब्द होते हैं। अक्षरों के अर्थपूर्ण समूह को अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल लेटर्स इज कॉल्ड अ वर्ड। दूसरी तरफ अब यहां एक प्रश्न आता है कि क्या हम अक्षर जानते हैं? तो अक्षर की परिभाषा भी जानते चले। अक्षर के बारे में कहा जाता है कि यह भाषा की न्यूनतम स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर्स। इसे हम हिंदी में अक्षर या वर्ड तथा उर्दू में हर्फ कहते हैं, अंग्रेजी में लेटर कहते हैं। और अंग्रेजी भाषा में ये 26 होते हैं, ABCD लेके XYZ तक ये 26 होते हैं, जिन्हें प्रोनाउंसिएशन के आधार पे हम दो भागों में बांटे हुए हैं। फर्स्ट स्वर अर्थात वॉवेल और सेकंड व्यंजन अर्थात कॉन्सोनेंट। वॉवेल 5 बताए जाते हैं। ट्रेडिशनल ग्रामर में वॉवेल 5 बताए जाते हैं, AEIOU, जबकि शेष B से लेकर Z तक 21 जो बच जाते हैं, इन्हें हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। आशा है ये चीजें आपको पहले से पता होंगी। तो भाषा की शुरुआत अक्षर से, अक्षरों के समूह को शब्द और शब्दों के अर्थपूर्ण समूह को वाक्य कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे, इंग्लिश इज एन इजी लैंग्वेज। अंग्रेजी एक आसान भाषा है। इस वाक्य में 1 2 3 4 5 अलग अलग शब्दों को एक तरीके से एक क्रम में, खास क्रम में पिरोया गया, तो ये वाक्य बन जाते हैं। एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। अन्नू इज वॉचिंग मूवी। अन्नू मूवी देख रही है, सिनेमा देख रही है या चलचित्र देख रही है। इसमें हमने अन्नू इज वॉचिंग मूवी में 4 अलग अलग शब्दों को एक खास क्रम में प्रस्तुत किया, तो इससे हमें एक अर्थपूर्ण अर्थ मिल रहा है कि अनु नाम की कोई लड़की है जिसके द्वारा चलचित्र देखने की क्रिया हो रही है। इसे हम वाक्य कहते हैं। तो दोस्तों, अब इसके आगे हम पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस देखते हैं। वाक्य आमतौर पे 2 भागों में बटे होते हैं, जिसे हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कहते हैं। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। कर्ता किसे कहते हैं? तो किसी वाक्य में आमतौर पे जो प्रथम स्थान होता है वो आप कर्ता का ही पाते हैं। 99% वाक्यों में आप प्रथम स्थान या ओपनिंग स्थान जो होता है वो कर्ता का होता है। वैसे इसकी परिभाषा दोस्तों, करने वाले को यानी क्रिया को जो पूरा करता है उसे कर्ता कहते हैं। अथवा इसकी दूसरी परिभाषा भी सरल परिभाषा है कि वह शब्द जो जिसके विषय में कोई सूचना या कोई तथ्य दिया गया हो वाक्य में। जैसे इंग्लिश इज एन इजी लैंग्वेज, इस वाक्य में अंग्रेजी के बारे में यानी इंग्लिश के बारे में कुछ बताया जा रहा है।
इसलिए इस वाक्य का सब्जेक्ट यानी डूअर अथवा एजेंट इंग्लिश होगा। अनु इज वॉचिंग मूवी, इस वाक्य में मूवी को देखने का काम अनु के द्वारा किया जा रहा है, इसलिए अनु इस वाक्य का कर्ता कहलाएगा। नाउ कर्ता के भी दो रूप होते हैं। सामान्यतः किसी कर्ता के दो रूप होते हैं, पहला एक वचन कर्ता और दूसरा बहुवचन। हम अंग्रेजी भाषा में इसे सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट कहते हैं। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट क्या होता है? तो जिन शब्दों से एक की संख्या का बोध होता है उन्हें हम सिंगुलर नंबर, और जिनसे एक से अधिक की संख्या का बोध होता है उन्हें प्लूरल नंबर सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मैं कहूं कि राम विद्यालय जा रहा है, तो इससे राम अर्थात किसी एक व्यक्ति का, एक बच्चे के का बोध हो रहा है कि राम नाम का कोई लड़का है जिसके द्वारा विद्यालय जाने का काम हो रहा है। लेकिन अगर मैं कहूं कि दे आर गोइंग टू स्कूल, यानी वे दोनों इस विद्यालय जा रहे हैं, या वे लोग विद्यालय जा रहे हैं, या हम लोग जा रहे हैं, में इसकी एक से अधिक लोग हो जाते हैं तो उनको हम प्लूरल सब्जेक्ट कहा करेंगे, यानी कि बहुवचन कर्ता। वाक्य का दूसरा पार्ट कहलाता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट का अर्थ होता है विधेय अथवा उद्देश्य। विधेय अथवा उद्देश्य क्या होता है? कर्ता का उद्देश्य जिन शब्द समूहों के द्वारा दिखाया जाता है उन्हें हम प्रेडिकेट कहते हैं। जैसे इस वाक्य में हम देखें कि इंग्लिश इज एन इजी लैंग्वेज, इंग्लिश के अलावा इज एन इजी लैंग्वेज, जो शेष बच गया इन चार शब्दों को हम प्रेडिकेट कहते हैं। दूसरे वाक्य में देखेंगे तो अनु इज वॉचिंग मूवी, तो अनु को किनारे करें सब्जेक्ट है हमारा, तो इसके अलावा जो बच गया ये प्रेडिकेट कहलाता है। आमतौर पे किसी प्रेडिकेट में मुख्यतः दो बातें दी गई होती हैं, एक वर्ब अर्थात क्रिया और दूसरा कर्म अर्थात ऑब्जेक्ट। अब वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये भी जानते चले हम। वर्ब अर्थात क्रिया, क्रिया से हमारा आशय कुछ होने या करने से पाया जाता है। अंग्रेजी में इसे कहते हैं कि इट इज एन एक्शन शोइंग वर्ड, और एक्शन शोइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब, जिनसे कुछ होना या करना दिखाया जाता है। आमतौर पे हम आपको सामान्य भाषा में बताते हैं कि प्रत्येक वो शब्द जिनके अंत में ना फॉर्म पाया जाता है, ना रूप पाया जाए, अथवा जिनका ना रूप बनता हो, ना, ने, नी आदि रूप बनता हो, उसे आप क्रिया कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, रोना, गाना, कूदना, फादना, जीना, मरना, हंसना, मुस्कुराना, इन सभी शब्दों के अंत में आप ना रूप पा रहे हैं और इनका ने और नी रूप भी बन जाता है। जैसे मैं पढ़ने जा रहा हूं, वह गाने जा रहा है, उसे पढ़ना पड़ा, उसे पुस्तक खरीदनी पड़ी, तो इसमें नी रूप भी आ रहा है, इसे ध्यान रखिएगा। वरना कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो क्रिया नहीं हो सकते हैं, जिनके अंत में ना होता है, जैसे पटना, जैसे घटना, ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। जिसका रूप बने, पटना एक स्थान का नाम है, यू मस्ट बी नोइंग, बिहार की राजधानी को हम पटना के नाम से जानते हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहां ये जानने योग्य है कि क्रिया के दो रूप होते हैं मुख्य रूप से, यानी कि बेसिकली क्रिया दो प्रकार का होता है छात्रों। पहला होते हैं हेल्पिंग वर्ब, इसे हम ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से भी जानते हैं। हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक क्रिया। सहायक क्रिया किसे कहते हैं? तो वह क्रिया जो किसी वाक्य की संरचना में कर्ता के बाद और मुख्य क्रिया से पहले आकर सहायता करती है, उसे सहायक क्रिया कहते हैं। आई कैन शो यू हियर, इंग्लिश इज एन इजी लैंग्वेज, इस वाक्य में इज आप देखेंगे तो कर्ता के बाद आई हुई है, ठीक है। दूसरे वाक्य में देखिए अनु इज वॉचिंग मूवी, इसमें कर्ता अनु है और वॉचिंग मेन वर्ब है, इन दोनों के बीच में यानी कर्ता के बाद और मुख्य क्रिया से पहले इज का प्रयोग हुआ है, जो इस वाक्य की रचना में सहायक होगी। अगर ये न आए, फॉर एग्जाम्पल मैं इसे डिलीट कर दूं, तो आप पाएंगे कि अब ये संरचना खराब हो गई है। अनु वॉचिंग मूवी,
इज नॉट ए कंप्लीट ग्रामेटिकल सेंटेंस। तो इसका ध्यान रखना है कि पहली क्रिया होती है सहायक क्रिया जो वाक्य की रचना में सहायता करती है, और दूसरी होती है मेन वर्ब। इसे हम प्रिंसिपल वर्ब भी कहा करते थे, बट वर्तमान समय में इसे आधुनिक लेखक लोग लेक्सिकल वर्ब के नाम से पुकारा कर रहे हैं। तो इसे भी जानना है मेन वर्ब, जिसे हमने कहा कि एन एक्शन शोइंग वर्ड। ठीक है, जैसे इसे और भी आसान शब्दों में समझेंगे। मैंने कहा कि मैं एक शिक्षक हूं, इसमें आप देखेंगे कि मेरा शिक्षक होना कर्म है, शिक्षक होना हूं ये क्रिया दिखा रहा है। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब है। मैं इसमें कोई काम कर नहीं रहा, ऐसा कुछ नहीं बताया जा रहा है कि मेरे द्वारा कोई काम हो रहा। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं आपको अंग्रेजी सिखाता हूं, मैं आपको अंग्रेजी सिखाता हूं, तो आप इसमें देखेंगे कि मेरे द्वारा एक क्रिया हो रही है सिखाने की, अंग्रेजी को सिखाने की, isn't it? तो ये मुख्य क्रिया होती है। मेनली इसके भी दो रूप पाए जाते हैं। इसे हम सकर्मक क्रिया यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब और अकर्मक क्रिया यानी इंट्रांजिटिव वर्ब के नाम से जानते हैं। सकर्मक का मतलब वह क्रिया जो किसी कर्म के द्वारा फॉलो हो, यानी कर्म के द्वारा समर्थित होती है, उसको हम सकर्मक। और अकर्मक, अ मतलब होता है नहीं। आपने पढ़ा होगा असत्य, असंभव, जो संभव नहीं है उसे असंभव कहते हैं, जो सत्य नहीं है उसे हम असत्य कहते हैं। अर्थात अ का अर्थ नहीं होता है। तो अकर्मक का मतलब वे वाक्य जिनमें कर्ता तो होगा, क्रिया भी होगी, लेकिन कर्म नहीं होगा, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे दे लाफ, वी प्ले, हम खेलते हैं, वे हंसते हैं, और कुछ नहीं। तो इंट्रांजिटिव वर्ब इनको कहा करेंगे। इसके अलावा यहां ये बात जाननी है कि जब हम आगे बढ़ेंगे, अगले बेसिक ग्रामर से आगे बढ़ के ट्रांसलेशन सेक्शन में आएंगे, तो वहां पर क्रिया के 5 रूपों का अध्ययन आपको करना पड़ेगा, जिसे आप वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5 के नाम से जानते हैं। जैसे एक क्रिया लेते हैं गो, गो मतलब जाना, तो आप देखेंगे इसका दूसरा रूप वेंट कहा जाता है, अर्थात गया, इसका प्रयोग आप पास्ट में करेंगे। तीसरा गान कहा जाता है, इसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, गया हुआ। चौथे को आईएनजी फॉर्म कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होता है ये, और इसका अर्थ होता है गोइंग, गोइंग का अर्थ होगा जा रहा, इसमें रहा, रही, रहे के लिए प्रयोग होता है। और पांचवा यस या ईएस फॉर्म के साथ जो क्रिया तैयार होती है, अर्थात कि गोज, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। ये गोज फॉर्म जो है यस या ईएस फॉर्म, ये केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही प्रयोग होती है, उसके अफर्मेटिव सेक्शन में, इसे ध्यान रखना है आगे चल के। तो वैसे तो क्रियाएं हजारों होती हैं, लेकिन एटलीस्ट 200 के करीब क्रियाओं को हमें तैयार करना होगा आगे अनुवाद के लिए। उनका मीनिंग हमें जानना होगा, जो रेगुलर वर्ब के रूप में आप जानते हैं या आपको सीखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सेंटेंस चैप्टर में अगला जो लास्ट पार्ट होता है वो होता है काइंड्स ऑफ सेंटेंस, अर्थात कि वाक्य के प्रकार। हम कितने प्रकार के, वैसे तो दुनिया में 6500 से ऊपर भाषाएं हैं, लेकिन भाषा कोई भी हो उसे लिखने, पढ़ने और बोलने के लिए हम 3 फॉर्मेट में प्रयोग करते हैं। इन्हीं को हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस में बांटे, यानी वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे पहला वाक्य है सिंपल सेंटेंस, हिंदी में इसे हम साधारण वाक्य कहते हैं। दूसरा कंपाउंड सेंटेंस, इसको हम संयुक्त वाक्य कहेंगे। और तीसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, अर्थात मिश्रित वाक्य। अब ये साधारण वाक्य क्या होते हैं, संयुक्त वाक्य क्या होते हैं और मिश्रित वाक्य क्या होते हैं। जन्म से मृत्यु तक हम जो कुछ भी पढ़ते, लिखते, बोलते हैं वो वाक्य के इन्हीं 3 फॉर्मेट्स में बटे हुए हैं। तो इनका बेसिक नॉलेज होना आगे के लिए, आगे हमें दर्जनों पाठ पढ़ने हैं जो हमारे कोर्स में है, और कोर्स के अलावा
ये जो कोर्स में आप ग्रामर और ट्रांसलेशन कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं अथवा 9वीं में भी पढ़े या आगे 11वीं 12वीं में पढ़ने वाले हैं, तो उनके अलावा भी इनका प्रयोग पूरे जीवन करना है, क्योंकि ये भाषा है और हम भाषा को उसके व्याकरण के द्वारा सीखते हैं। और कल को अगर आपको बोलना है, बोलने की कला सीखनी है, तो इसके लिए आपको ये याद रखना है कि ये जो भी बेसिक रूल आज आप पढ़ रहे हैं परीक्षा पास करने की दृष्टि से, इन सभी नियमों का प्रयोग आपको आगे भी करना है और आपको आगे आने वाले समय में भी इसका महत्व समझ में आएगी। कदम कदम पर इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको एक और सजेशन देना चाहूंगा कि भाषा को हम 3 उद्देश्य से पढ़ रहे हैं। ये जो आज ग्रामर का पहला लेक्चर आप पढ़ रहे हैं, इसका भी 3 उद्देश्य है। आपको लिखना आ जाए परीक्षा में, कोई भी चीज, जो भी प्रश्न आपके प्रोज में, पोएट्री में या स्टोरी में पूछे जाते हैं, या रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशंस देने होते हैं, या फिर सेंट्रल आइडिया लिखना होता है, तो उसको लिखने की कला आपको कैसे आती है? तो ट्रांसलेशन से आती है और उसके लिए आपको कर्ता, क्रिया, कर्म आदि का और उनका प्रयोग आना ही चाहिए। अगर आपको आता है तो आपके लिए आसान। लेकिन लिखने के साथ साथ दूसरी एक महत्वपूर्ण चीज है, भले ही आप यूपी बोर्ड के हैं, हिंदी मीडियम के हो सकते हैं, लेकिन बोलने के लिए आपको भी जरूरत पड़ेगी। आप एग्जाम्स पास करेंगे, इंटरमीडिएट पास करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, उसके बाद जब आप मार्केट में जाएंगे कोई जॉब के लिए, तो फिर आपको अंग्रेजी भाषा की जरूरत पड़ेगी। वहां इंटरव्यू देना पड़ेगा, वहां रिटन टेस्ट देना पड़ेगा और इंटरव्यू में बोलकर सुनाना है। तो बोलने के लिए मैं आपको याद दिला दूं कि मैं लैंग्वेज ट्रेनर भी हूं और स्पीकिंग के जो रूल रेगुलेशन होते हैं, चाहे वो ब्रिटिश इंग्लिश हो या अमेरिकन इंग्लिश, विद ऑक्सेंट और विद एवरी लेटेस्ट रूल, मैं उसकी ट्रेनिंग भी देता रहा हूं। उसके लिए भी मैं एडवांस लेवल की जो स्पीकिंग के स्ट्रक्चर्स हैं उनका वीडियो अपने चैनल ब्रिजेश सिंह पायनियर पे अपलोड करता रहता हूं। आप यदि हमारे चैनल से जुड़ चुके हैं तो आप उन वीडियोस को भी देख के अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। और यदि आपने अब तक किसी कारणवश अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों अभी के अभी आप इसे सब्सक्राइब करिए, ब्रिजेश सिंह पायनियर, और साथ ही इसे लाइक और अपने अन्य दोस्तों को, यदि आपको पसंद आता है तो अपने सभी दोस्तों को इसे शेयर करने को बोलिए। और नियमित अब आप हमसे इसके वीडियोस पाते रहेंगे और इनकेस अगर आपको कोई डाउट होता है, किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन होता है या फिर एक्सरसाइज से संबंधित कोई चीज है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप हमसे पूछ सकते हैं। आप हमारे नंबर जो स्क्रीन पे स्क्रॉल हो रहा है 9125930735 9125930735 पर व्हाट्सएप करके भी हमसे चैट कर सकते हैं और आसानी से पूछ सकते हैं। यदि कोई विशेष प्रॉब्लम हो, आपको कोई डाउट हो, तो आप हमें कॉल करके भी पूछ सकते हैं। यदि हम क्लास में नहीं हैं तो निश्चित रूप से तुरंत उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि दुनिया की भाषा, चाहे कोई भी भाषा क्यों न हो, 3 प्रकार के वाक्य ही प्रयोग किए जाते हैं। इसमें पहला होता है सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य। अब ये साधारण वाक्य क्या होते हैं? तो वे वाक्य जिनमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होते हैं, उन्हीं को साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे अभी हमने उदाहरण में लिया था कि इंग्लिश इज एन इजी लैंग्वेज। इस वाक्य में हमने इंग्लिश को, आप देखेंगे इंग्लिश इस वाक्य का सब्जेक्ट है और इज एन इजी लैंग्वेज इस वाक्य का प्रेडिकेट है। तो ये आपका एक साधारण वाक्य कहा जाएगा। अनु इज वॉचिंग मूवी, इस वाक्य में अनु इस वाक्य का सब्जेक्ट है और इज वॉचिंग मूवी ये प्रेडिकेट है। तो इसका ध्यान रखना है, ऐसे वाक्यों को ही हम साधारण वाक्य कहते हैं। बोलचाल में हम ज्यादातर जब शुरुआती दौर में होते हैं किसी भाषा को सीखने के क्रम में, तो हम साधारण वाक्यों का ही प्रयोग ज्यादा करते हैं। दूसरे नंबर पे आता है कंपाउंड सेंटेंस, अर्थात संयुक्त वाक्य। अब ये संयुक्त वाक्य क्या होते हैं? तो इसकी परिभाषा कहती है दोस्तों कि वे वाक्य जिनमें 2 साधारण वाक्य, यानी एक साधारण वाक्य फिर दूसरा साधारण वाक्य किसी कंजक्शन से जुड़ा होता है, तो उसी को हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। जैसे हम कहें कि राम
खाना खा रहा है और श्याम अंग्रेजी सीख रहा है। इस वाक्य में आप देख रहे हैं कि एक तरफ राम खाना खा रहा है, ये एक साधारण वाक्य है। ये साधारण वाक्य क्यों है? क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट है। इसका स्वतंत्र सब्जेक्ट राम हुआ और खाना खा रहा है इसका प्रेडिकेट हुआ। दूसरी तरफ श्याम अंग्रेजी सीख रहा है, तो इस पोर्शन में सब्जेक्ट श्याम हुआ और अंग्रेजी सीख रहा है, ये प्रेडिकेट हुआ। और बीच में कंजक्शन और आके इसको कनेक्ट कर रहा है दोनों वाक्यों को, तो इसे हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आपने देखा होगा समाचार पत्र में एक वाक्य शुरू होता है और वो 4 लाइन 6 लाइन या 8 लाइन 10 लाइन बाद जाके उसमें फुल स्टॉप लगा होता है या हिंदी में पूर्ण विराम लगा होता है। Isn't it? आपने कभी गौर किया है? आपकी किताब में ऐसे कई चैप्टर होंगे, कई पैराग्राफ होंगे कई चैप्टर्स के, जिनमें एक वाक्य 3-3 लाइन बाद 4-4 लाइन बाद जाके फुल स्टॉप को पाते हैं। तो ये जो बड़े बड़े लिखने के पैटर्न है, इससे मिश्रित वाक्य को सीख के ही लिखा जा सकता है या बोला जा सकता है। क्योंकि मिश्रित वाक्य की परिभाषा कहती है कि वे वाक्य जिनमें एक से अधिक सब्जेक्ट और एक से अधिक प्रेडिकेट आपस में मिले हुए हो, यानी कि मिक्स्ड हो, उनको मिश्रित वाक्य कहते हैं। बहुत साधारण सी परिभाषा है। इसमें एक से अधिक आएंगे। जिस तरह कंपाउंड सेंटेंस में था तो उसमें एक से अधिक सिंपल सेंटेंस होते हैं, लेकिन इसमें एक से अधिक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं जो आपस में मिले हुए होते हैं, उनको हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे कि यह बात या यह तथ्य कि पृथ्वी गोल है सही नहीं है। आप ये बात कहना हो, वाक्य है कि दैट द अर्थ इज राउंड इज नॉट ट्रू। ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ। इसमें 2 सब्जेक्ट और 2 प्रेडिकेट मिले हुए हैं। जैसे आप देखेंगे यहां बोर्ड पे मैं यहीं पे मेंशन कर दे रहा हूं, दैट द अर्थ इज नॉट राउंड, इज राउंड इज नॉट ट्रू। ये बात कि पृथ्वी गोल है सही नहीं है। तो आप इस एक वाक्य में ये क्यों मिश्रित है इसे समझिए कि इसमें आप 2 सब्जेक्ट देख रहे हैं। सब्जेक्ट 1 है दैट और सब्जेक्ट 2 है द अर्थ। इसमें आप देखेंगे कि प्रेडिकेट भी 2 है। दैट का जो प्रेडिकेट है वो प्रेडिकेट आपको यहां मिल रहा है इज नॉट ट्रू, ये प्रेडिकेट है, और द अर्थ का प्रेडिकेट यहीं पे लगे हाथ दिया हुआ है इज राउंड। मिक्स है ये, यानी कि जो प्रथम सब्जेक्ट है इसका प्रेडिकेट लास्ट में दिया है और जो द्वितीय सब्जेक्ट है लगे हाथ उसका प्रेडिकेट दिया हुआ है। तो इस फॉर्मेट को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। बड़े बड़े वाक्य, स्टोरीज, नॉवेल्स और पैराग्राफ वाले जो आपको ट्रांसलेशन आता है आपकी बोर्ड की परीक्षा में और फिर अगले साल इंटरमीडिएट में, तो उनमें ये जरूर पूछा जाता है। किसी नेता का स्पीच सुनेंगे, किसी अच्छे वक्ता का स्पीच सुनेंगे, तो वो कंटिन्यूअस बोल रहा है, उसमें कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स नेचर के वाक्य ज्यादा बोले जाते हैं। ये ध्यान रखना है। समाचार पत्रों में जो मैटर लिखा होता है, प्रकाशित होता है, उसमें कॉम्प्लेक्स नेचर के वाक्य ज्यादा होते हैं। तो उसका अध्ययन हम इनका डिटेल अध्ययन हम आगे भी करेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों यहां आपका पहला चैप्टर आपको मैंने परिचित कराया, सेंटेंस, वाक्य। एक बार फिर मैं रिवाइज करा दूं कि वाक्य चैप्टर में आप इसकी परिभाषा को सबसे पहले एनालाइज करेंगे। शब्दों के अर्थपूर्ण समूह को वाक्य कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। एग्जाम्पल मैंने दिया, इंग्लिश इज एन इजी लैंग्वेज। शब्दों के अर्थपूर्ण, अंग्रेजी एक आसान भाषा है। इस तरह फिर इसमें इस चैप्टर में दूसरा जो पॉइंट होता है वो पढ़ना होता है आपको, पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। किसी वाक्य के कितने भाग होते हैं, उनके भेद कितने होते हैं। तो मैंने बताया कि किसी वाक्य के 2 भाग होते हैं या 2 भेद होते हैं, फर्स्ट सब्जेक्ट और सेकेंड प्रेडिकेट।
अब यहाँ पे दो महत्वपूर्ण बातें जाननी है कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो जिसके विषय में कोई बात कही गई होती है या कोई तथ्य दिया गया होता है या जो वाक्य की क्रिया को एग्जीक्यूट करता है उसे कर्ता कहते हैं या सब्जेक्ट कहते हैं। और सब्जेक्ट के बारे में जिन शब्दों के द्वारा बताया जाता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। याद रहेगा, मैं इसे रिमाइंड करा रहा हूं आपको। फिर बात करते हैं कि सब्जेक्ट के मैंने दो फॉर्म बताए, सिंगुलर और प्लूरल। प्रेडिकेट के बारे में भी बताया कि इसके भी दो पार्ट हो जाते हैं, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसमें एक बात फिर बताया कि वर्ब के दो रूप हैं, हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा मेन वर्ब अथवा लेक्सिकल वर्ब। इसे याद रखना है। इसके बाद जो तीसरा और अंतिम पोर्शन होता है इस चैप्टर का वो होता है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। और काइंड्स ऑफ सेंटेंस में मैंने बताया कि देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ सेंटेंस, मेनली थ्री काइंड्स ऑफ सेंटेंस इन एनी लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की भाषा कोई भी हो उसमें तीन प्रकार के वाक्य होते हैं। द फर्स्ट वन सिंपल सेंटेंस, सेकेंड कंपाउंड एंड थर्ड कॉम्प्लेक्स। तो उम्मीद है और पूरा विश्वास है कि आपको ये पहला चैप्टर समझ में आ गया होगा। इनकेस इसका कोई भी चीज अगर नहीं समझ में आया है इस चैप्टर का तो आप हमसे आगे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट देना ना भूलें। मैं इसे फिर डिटेल कर दूंगा आपके लिए और इस पर एक्सरसाइजेस लेके आऊंगा और आगे भी सारे चैप्टर्स का क्रमिक रूप से अध्ययन करते रहेंगे। फिर चलते चलते एक बार फिर आपसे आग्रह है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों को। तो इसके साथ ही नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।